नमस्कार साथियों, मैं हूं दरबीर सजवान और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों, हमने यहां पर उत्तराखंड हिस्ट्री शुरू की थी और प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल को हम यहां पर फिनिश कर चुके हैं और उसके साथ साथ हमने इन दोनों सेशन के मॉक टेस्ट को भी लगा लिया है। इसके बाद हम आज शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को भी हम 3 चरणों में समझेंगे। सबसे पहले आएगा आपका प्राचीन काल, उसके बाद आएगा आपका मध्यकालीन काल और उसके बाद आएगा आपका आधुनिक काल। तो इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन काल को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन काल के अंतर्गत जो आपकी स्क्रीन के सामने ये सारे वंश दिख रहे हैं, इनको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुनिंद राजवंश, कुषाण राजवंश, कर्तृपुर राजवंश, एक राजवंश यहाँ पर छूट गया दोस्तों, यहाँ बीच में एक यौधेय राजवंश भी आएगा, यौधेय राजवंश, इसको भी आप थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद नागवंश, उसके बाद मौखरी वंश, हर्षकाल, यदुवंश, पौरव वंश, कार्तिकेयपुर राजवंश या फिर कत्यूरी प्रशासन, ये दोनों एक ही चीज़ है, तो इनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम कुनिंद राजवंश से। तो दोस्तों, जो कुनिंद राजवंश है ये माना जाता है 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। अब दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कुनिंद या फिर पुलिंद राजा सुबाहु का वर्णन हमें महाभारत काल से भी मिलता है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि 1000 ईसा पूर्व से पहले भी कुनिंद राजवंश अस्तित्व में था और उस समय के प्रमाण हमें महाभारत काव्य से मिलते हैं। लेकिन बीच के टाइम पीरियड में इनकी जानकारी नहीं मिल पाई और उसके बाद जो इनकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच में हुई है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये उत्तरवर्ती कुनिंद काल है आपका, जिसकी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति जो थी आपकी, वो कौन थी? कुनिंद राजवंश। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजनीतिक शक्ति बोल रहा है। इससे पहले मैंने आपको पूरा प्रजातियां बोली थी, तो प्रजाति और राजनीतिक शक्ति में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि प्रत्येक प्रजाति शासन नहीं करती है, लेकिन राजनीतिक शक्ति क्या करती है? शासन करती है। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली जो पहली राजनीतिक शक्ति है, तो ये फैक्ट आपको नोट डाउन भी करना है साथ साथ में। इसके अलावा इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुलिंद हो गया, कुलुन हो गया और कुलिंद हो गया, ये इनके क्या है? उपनाम है। इन नामों से भी इनको संबोधित किया जाता है। इनकी जो राजधानी थी दोस्तों, ये थी आपकी कालकूट, कालसी, और जो इनकी वैकल्पिक राजधानी थी वो थी आपकी शत्रुघ्न नगर। शत्रुघ्न नगर पड़ता है आपका सहारनपुर में। तो अभी मैं इनका राज्य विस्तार आपको दिखा देता हूँ कि इनका राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो दोस्तों, कुनिंदों की सीमा विस्तार को हम उत्तराखंड मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो इनका राज्य विस्तार था वो पश्चिम में व्यास से लेकर और अलकनंदा नदी तक था। तो दोस्तों, आपको पता है कि व्यास नदी निकलती है आपकी हिमाचल से और अलकनंदा नदी निकलती है आपकी सतोपंथ ग्लेशियर से। देवप्रयाग में गंगा बनी और गंगा नदी से बाहर। तो पश्चिम में विस्तार जो है इसका व्यास नदी से लेकर और कहाँ तक था? अलकनंदा नदी तक था। और दक्षिण में सुनेत और बेहद तक था। तो दोस्तों, सुनेत और बेहद पड़ते हैं आपके सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों, यहाँ तक इसका विस्तार था। तो आप समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक मैप ड्रॉ करूँ तो ये था आपका कुनिंद प्रशासन। और इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तो वो यहाँ पर थी और यहाँ पर पड़ता है आपका कालसी। और जो इनकी वैकल्पिक राजधानी थी वो थी आपकी शत्रुघ्न नगर। शत्रुघ्न नगर भी आपका कहाँ पर पड़ता है? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट आज का यहाँ पर पड़ता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस भूभाग में कुनिंद राजवंश के लोग शासन करते थे। इसके बाद जो शेष उत्तराखंड बचता है, यहाँ पर एक पुरा प्रजाति उस समय रहा करती थी, जिस पुरा प्रजाति को हम किरात नाम से जानते हैं। और मौर्य प्रशासन में भी इस किरात जाति का उल्लेख मिलता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कुनिंद प्रशासन कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था और उस समय पूरे उत्तराखंड की ओवरऑल स्थिति क्या थी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्टों की तरफ। तो दोस्तों, कुनिंद राजवंश से संबंधित जो पहला फैक्ट आपकी स्क्रीन के सामने है कि कुनिंद राजवंश के लोग कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव मत के अनुयायी थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो कुनिंद किसके अनुयायी थे? तो शैव मत के अनुयायी थे। इनके जो अधिष्ठाता देवता हैं ये कौन है? छत्तीश्वर महादेव हैं। इसके अलावा कुनिंदों की सर्वाधिक जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों, महाभारत से प्राप्त होती है और पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुनिंदों के बारे में सर्वाधिक जानकारी के स्रोत क्या हैं? तो महाभारत और अष्टाध्यायी। इसके अलावा दोस्तों, महाभारत के वन पर्व में कुनिंद शासक सुबाहु का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में मैं कई बार वीडियो सेशन में डिस्कशन कर चुका हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। और महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया है? तो द्विज कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया है? तो द्विज कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हम जान लेते हैं कि कुनिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो अमोघ भूति था।
अब दोस्तों ऐसा नहीं है केवल एक ही शासक का हमें यहाँ पर वर्णन मिलता है। अभी हम आगे अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के पढ़ेंगे तो वहाँ पर शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, गोमित्र आदि के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ये भी कुनिंद वंश के ही शासक हैं, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था आपका, वो अमोघ भूति था। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेंगे, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शक जाति का अधिकार हो गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अब मैंने आपको पुरा प्रजाति पढ़ाई थी, तो सबसे पहले कोल थे, उसके बाद किरात, किरात के बाद आए थे खस, और खस के ही वंशजों को कहा गया है शक। दोस्तों इनकी पुष्टि उत्तराखंड के अंदर कहाँ से होती है, तो शकों की पुष्टि कटारमल का सूर्य मंदिर करता है, जिसका निर्माण राजा कटारमल के द्वारा करवाया गया था और शक जाति से ये संबंधित है। अब दोस्तों कटारमल के सूर्य मंदिर से संबंधित हम अदर फैक्ट भी जान लेते हैं कि यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और स्थानीय स्तर पर इसे बड़ आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कटारमल सूर्य मंदिर से संबंधित। तो दोस्तों आप कुनिंद शासन काल की मुद्राओं के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो कुनिंदों के बारे में जानकारी हमें 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। तो इनमें से जो पहली मुद्रा है यह है अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, दूसरी है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा और तीसरी है छत्रेश्वर या फिर चेत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। अब क्या इनकी विशेषता थी, तो सबसे पहले अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। तो सबसे पहले आप इस मुद्रा को भी देख लीजिए। तो इसकी खासियत क्या थी कि इसमें द्विहस्ता देवी का चित्र अंकित था और उसे देखता हुआ मृग। तो इस अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा का जो फ्रंट है वो किस तरीके से था, द्विहस्ता देवी और उसे देखता हुआ मृग। इसके बाद अगर मैं बैक की बात करूं तो बैक में क्या था, तो बैक में प्राकृत भाषा और खरोष्ट लिपि में लिखा गया था राज्ञः कुनिंदस अमोघ भूतिस महाराजस। अब यहाँ पर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, मेरे भी पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन खरोष्ट लिपि और प्राकृत भाषा में यह सब लिखा हुआ है। अब दोस्तों अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा के बारे में कुछ अन्य जानकारी भी ले लेते हैं कि यह मुद्रा रजत और ताम्र धातु की बनी हुई थी, जिसमें प्राकृत भाषा में राज्ञः कुनिंदस अमोघ भूतिस महाराजस अंकित था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। वैसे इन सभी मुद्राओं में खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भी किया गया है। इसके बाद जो दूसरी मुद्रा है दोस्तों वो है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। अब आपको स्क्रीन के सामने दिख रही होगी, यह है आपकी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। तो अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई है, जिसमें से 4 मुद्राएं आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई हैं। तो इस फैक्ट को आप थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे कि अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो किस संग्रहालय में रखी हुई है, तो ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई है। और अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में ही कुनिंद शासक शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और गोमित्र शासकों के नाम अंकित है। अब दोस्तों यहाँ पर खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अब आपको राजाओं के नाम पढ़ने में नहीं आ रहे होंगे, जिस तरीके से मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की मुद्रा, और तीसरे प्रकार की मुद्रा जो आपकी थी वो थी आपकी चेत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। यह कुनिंदों के अंतिम समय का बोध कराती है, जिसमें कार्तिकेय का चित्र अंकित था। तो दोस्तों मुझे ये चेत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा नेट में नहीं मिल पाई, वरना मैं आपको उसकी एक पिक यहाँ पर जरूर दिखाता। तो दोस्तों लास्ट फैक्ट कुनिंद प्रशासन के संबंध में कि अभिलेख कौन कौन से कुनिंद शासन काल से संबंधित हमें प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कुनिंद शासन काल से संबंधित हमें 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 भरहूत और 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि कुनिंद शासन काल से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो इनकी संख्या है 5, जिनमें से 4 भरहूत और 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नोट में अगर आपको मैं बताऊं दोस्तों तो कालसी लेख के अनुसार कुनिंद मौर्यों के अधीन थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो कुनिंद किसके अधीन थे, तो मौर्यों के अधीन थे। तो दोस्तों इस वीडियो सेशन में आपने कुनिंद प्रशासन को पूरा समझा। अब एग्जाम में कोई भी फैक्ट आपको कुनिंद प्रशासन से पूछा जाता है तो आप उसको गलत नहीं करेंगे, और अगर कोई फैक्ट गलत हो गया हो दोस्तों तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम एक साथ डिस्कस करेंगे कुषाण वंश को, उसके बाद योधे, उसके बाद कर्त्रिपुर, उसके बाद नागवंश, उसके बाद यदुवंश, उसके बाद मौखरी और उसके बाद हर्षकाल के समय की स्थिति को भी पूरा हम एक ही वीडियो सेशन में समझेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा। वीडियो पसंद आया हो यार तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर नया आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।